गवर्नमेंट का कोर्स ऑफ एक्शन आगे अभी क्या होने वाला है, क्योंकि लोग शांत नहीं होंगे। शांत होना भी नहीं चाहिए। इस बार हमला भारत की आत्मा पे हुआ है। भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसको गोली मार दी। हम लोग फौजी हैं, थोड़ा बताइए हुआ। मेरा खून भी खौल जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन कोल्ड ब्लड हेडशॉट से मारा गया है। आपको लगता है ऐसे चैनल्स भी, यूट्यूब चैनल्स जो इस वक्त 360 डिग्री अटेम्प्ट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को देखने का, तो उनको भी बैन कर देना ये चाहिए? तो टेरर सिंपैथाइजर्स ही है ना, जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं। जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है, मुझे बताइए ना। निहत्थे इनोसेंट टूरिस्ट के ऊपर गोली चलाना, उनको धर्म के नाम पर अलग करना, इसका जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है? आप क्या ढूंढ रहे हो 360? एक तो हमारा दुश्मन है जो बॉर्डर के पार बैठा है, लेकिन कुछ दुश्मन हमारे ऐसे हैं जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, अपने आप को हमारा लीडर समझते हैं और फिर भी हमको बांटने की बात करते हैं। अभी तक जो भी अटैक्स हुए वो डिफेंस बेस पे हुए, चाहे फिर वो पठानकोट हो, चाहे फिर वो पुलवामा हो, चाहे कोई भी अटैक्स हुए, अभी तक जो भी अटैक्स हुए हैं वो हमारे डिफेंस बेस पे हुए। ये पहला अटैक है इन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मोदी गवर्नमेंट जो कि सिविलियंस पे हुआ है। ये पुराना भारत नहीं है। हर उरी के बाद एयर स्ट्राइक्स होंगी और अगर पुलवामा होगा तो बालाकोट होगा, और ये मैसेज क्लियर है। पिछले कुछ इंसिडेंट्स के बाद ऐसा हमने देखा कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में राहुल गांधी को कोट किया जा रहा है। कितनी शर्मनाक बात है। आज वो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। आज भी ऐसे मीडिया में पर्सनालिटीज हैं, राजनीति में पर्सनालिटीज हैं जो एक अलग सा ही अपना नैरेटिव चला रहे हैं। आतंकवाद से अगर आपको लड़ना है तो पहले उसको पहचानना होगा, उसका सच हमको दुनिया को बताना होगा। ऐसे में जब हिंदू मुसलमान, आप कह रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो लेकिन यहाँ पे तो ओवैसी को तो एक इस्लामिक चेहरा माना जाता है। बिल्कुल, और आप जब ये वो देखिए, मेरा तो अब तक का ये मानना रहा है कि ओवैसी जी पहले इंसान होते थे। हर एक यहाँ पे निर्णय के बाद या इंसिडेंट के बाद जो हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम कर और प्रोटेस्ट शुरू हो जाते और थे, ओपनली बांटते थे। लेकिन आज जब देश की बारी आई है तो वो भी देश के साथ खड़े स्टैंड लिया है। स्टैंड लिया है। उन्होंने क्लियर कहा है हिंदुओं को चुन के मारा गया। उन्होंने क्लियर कहा है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इस्लामिक टेररिज्म। हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है। अरे वो कह सकते हैं तो ये कांग्रेस के नेता क्यों नहीं कह सकते? मुझे समझ ही नहीं आता। आपको नहीं लगता है कि सिविल अनरेस्ट की धीरे धीरे एक सिचुएशन आ रही है, क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूट रहा है? आज का समय ऐसा है कि हम अगर साथ रहेंगे ना, सरकार के साथ रहे, एक दूसरे के साथ रहे, हर धर्म हम जाति के साथ रहे, तो हम दुश्मन को जवाब दे सकते। इस वक्त जो हर एक देशवासी, क्योंकि इसको मिनी मुंबई 26/11 अटैक्स से भी कंपेयर किया जाता है कि उसका एक मिनी वर्जन है। आतंकवाद को देखने का एक ही तरीका है और एक ही लेंस है, और जो इस बात से सहमत नहीं है वो देश के साथ नहीं है। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। मेरी कोशिश रहती है कि हर एक एरिया से आपके लिए एक ऐसे गेस्ट को लेकर के आऊं जो आपको किसी भी टॉपिक को बेहतर समझने में, डिकोड करने में मदद करे। ऐसे हमने पॉलिटिक्स के साथ भी किया। हमने कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी लेकर के आए जिनका एक रेलेवेंस था एक टॉपिक को लेकर के, और वो टॉपिक समझने में, उसको 360 डिग्री समझने में उन्होंने मदद करी हमारी। इसी कड़ी में आज एक और पॉलिटिशियन है हमारे साथ, बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन चारू प्रज्ञा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम मंथन पे एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। आपसे कहेंगे आप हमारी मदद करिए इसको डिकोड करने में। अभी जो बर्निंग इशू है चारू जी, वहीं से मैं शुरुआत करती हूँ। 26 इनोसेंट सिविलियंस, टूरिस्ट की जब जान जाती है, एक फैमिली वेकेशन के लिए वो जाते हैं और फिर एक टेररिस्ट अटैक होता है और फिर उनकी जान चली जाती है। पाकिस्तान के जो नेफेरियस डिज़ाइंस हैं वो तो चलिए ठीक है, जो उनके मंसूबे हैं वो तो एक्सपोज होते ही होते हैं। पूरे देश में इस वक्त बहुत ज़्यादा आउटरीच है, खून खौल रहा है,
हर एक इंसान का, चाहे फिर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट देख लें, चाहे आप ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट देख लें, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर रिवेंजफुल एटीट्यूड है। मैं आगे और भी क्वेश्चंस लूँगी रिवेंजफुल एटीट्यूड को लेते हुए, लेकिन लोग चाहते हैं कि जो इनोसेंट, ये तो वही बात हो गई ना, आप घर पे आराम से सो रहे हैं, 2 से 3 बजे आपने घर लॉक कर दिया, अचानक से आपकी आंख खुलती है तो आपके सर के बगल में कोई बंदूक लेके खड़ा है और जब तक आप रिएक्ट करें तब तक आपको, आपके हेड ऑफ द फैमिली को गोली मार दी जाती है। ये उसी तरीके का सिनेरियो बिल्कुल, हुआ है बिल्कुल। पहलगाम में। हालांकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये चीज़ बोली है कि ये स्पेयर नहीं किए जाएंगे, या बहुत ही क्लियरली बोला है रिवेंज ली जाएगी, ये स्पेयर नहीं किए जाएंगे टेररिस्ट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि गवर्नमेंट का कोर्स ऑफ एक्शन आगे अभी क्या होने वाला है, क्योंकि लोग शांत नहीं होंगे। शांत होना भी नहीं चाहिए। इस बार हमला भारत की आत्मा पे हुआ है, इस बार हमला भारत के दिल पर हुआ है और इसीलिए हम सब इतने आक्रोश में हैं, दुख में हैं, गुस्से में हैं। आप चाहे बदले की भावना बोलें या एक इस तरीके से मानना बोलें कि हम बहुत पर्सनली इस पूरे इंसिडेंट को सब लोग ले रहे हैं, सब लोग, क्योंकि ये आतंकी हमला पहली बार मोदी जी के शासन में सिविलियंस के ऊपर हुआ है। आप सोचिए, कोई अपने हनीमून पे जा रहा है, कोई अपने बच्चों को लेकर छुट्टी मनाने जा रहा है, कोई अपने वृद्ध माता पिता को लेकर कश्मीर घुमाने जा रहा है, और वहाँ पर जब आपके ऊपर हमला होता है और इस तरीके से हमला होता है कि आपको धर्म के नाम पर अलग अलग कर दिया जाता है, आदमी और औरतों को अलग अलग कर दिया जाता है, और इन कोल्ड ब्लड, आप अगर बाद में वो विजुअल्स देखें, मेरा खून भी खौल जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन कोल्ड ब्लड हेडशॉट से मारा गया है। और हमें, मुझे लगता है इस बात का दुख ज़्यादा है, वो हमारे ही जैसे लोग थे स्मृति जी, छुट्टी मनाने गए थे अपने परिवार के साथ, कुछ चंद लम्हे बिताकर मेमोरीज बनाने गए थे और उनके साथ ये हो गया। तो इसीलिए गुस्सा ठंडा करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको बदले की भावना बोलें, ये कोई गलत जगह से नहीं आती है। भाई, आपने हमारे देश में हमारे अपनों पर गोली चलाई, इतनी बेरहमी से गोली चलाई, तो हमें गुस्सा तो आएगा। और गुस्सा केवल आपको और हमको नहीं आ रहा, गुस्सा उतना ही मोदी जी को आ रहा है। आपने अगर सुना हो, वो जिस तरीके से बोले, उन्होंने बिल्कुल साफ सब शब्दों में बोला और अंग्रेजी में बोला। उन्होंने सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बोला, और उन्होंने कहा, वी विल चेज यू टू द एंड ऑफ द अर्थ and we are going to make sure we avenge this. And he means it, क्योंकि ना ही केवल टेररिस्ट की बात करी है, टेररिस्ट के हैंडलर्स की बात करी है। हैंडलर्स हमको मालूम है कहाँ हैं, कुछ डिजिटल रिकॉर्ड्स मिले हैं, कुछ ट्रेसेस हैं जो कराची तक गए हैं, हमने वो ढूंढा है। एक्शन लेना चालू हो गया है, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक्शन सिविलियंस को समझ आता हो, नहीं भी आना चाहिए, आने वाले समय में सब साफ हो जाएगा। लेकिन चाहे वो डिप्लोमेटिक एक्शन हो, बॉर्डर्स बंद करने का एक्शन हो, यहाँ पर सबके वीज़ाज रिवोक करने का एक्शन हो, मोदी जी तुरंत सऊदी अरेबिया से लौट आए, वो एक्शन था। यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को जो कैंसिल करने का भी एक जो शुरुआत हो गई है, आप ये देखिए, हमारे देश ने ये कभी नहीं किया। हमारे लिए इंसानियत इतनी बड़ी चीज़ थी कि हमने कभी भी थ्रू वॉर्स, थ्रू अग्रेशन, थ्रू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हमने कभी पानी की बात नहीं करी। लेकिन अब हम साफ कहते हैं, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता, और जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी हद तक जाना पड़ेगा, हमारा देश जाएगा। हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। अच्छा, एक ग्लोबल परसेप्शन बनाने का भी काम रिसेंट टाइम्स में किया गया है। फॉरेन एनवॉयज़ को MEA में बुलाया गया था, उनकी ब्रीफिंग हुई थी, और मेरा मानना यह है, इस ब्रीफिंग में उनको प्रूफ दिया गया होगा जो अभी शायद हमारे सामने ना आया हो। तभी आप ये देखिए कि सारे ग्लोबल लीडर्स एक स्वर में भारत के लिए बोल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, टेररिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं, और एक ही स्वर में सब बोल रहे हैं, क्योंकि हमने इन एनवॉयज़ को जो प्रूफ दिखाया होगा वो सफिशेंट होगा लिंक्स ट्रेस बैक पाकिस्तान में करने के लिए। लेकिन चारू जी, ये तो प्यूनिटिव एक्शंस की बात हो गई। इस वक्त जो हर एक देशवासी, क्योंकि इसको मिनी मुंबई 26/11 अटैक्स से भी कंपेयर किया जाता है कि उसका एक मिनी वर्जन है, बिल्कुल, और लगभग 15-20 सालों के बाद इस तरीके का अटैक अगर फिर से सिविलियंस पे होता है तो एक जड़ें हिल जाना, अटैकिंग द रूट्स ऑफ अ कंट्री, उसके बराबर होता है ये। तो ये तो प्यूनिटिव एक्शन की बात हो गई। लेकिन देश में इस वक्त जो 26/11 के समय का जो युवा था, वो इस वक्त एक परिपक्व अडल्ट बन गया है। तो इस वक्त का युवा भी बहुत अलग है, इसका जो नज़रिया है देखने का इन अटैक्स को, वो भी बहुत अलग है। बिल्कुल। उनको चाहिए, करेंगे क्या,
क्या ये प्यूनिटिव एक्शंस पे ही गवर्नमेंट रुकेगी या कुछ उरी बालाकोट या फिर पीओके पे नजर है इस वक्त कि पीओके ही, या कुछ इंटरनल ऐसा इश्यूज आप गवर्नमेंट किस तरीके से अप्रोच कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट का जो अप्रोच है ना, नो होल्ड्स बार्ड है। ये मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हूँ, नो होल्ड्स बार्ड। कहीं पर भी अपने आप को रोका नहीं जाएगा, टोका नहीं जाएगा। ये पुराना भारत नहीं है। हर उरी के बाद एयर स्ट्राइक्स होंगी, और अगर पुलवामा होगा तो बालाकोट होगा, और ये मैसेज क्लियर है। हाँ, लेकिन जब बालाकोट हुआ तब भी हमको पता नहीं था कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। होने के बाद सबको खबर लगी, और ये ज़रूरी है हमारे डिफेंस पर्सनल की मूवमेंट की सिक्योरिटी के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारे कॉन्वर्सेशंस ड्राइंग रूम्स में ना हो, सिविलियंस के बीच में ना हो। सरकार एक्शन ले रही है। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव हो चुकी हैं, हमारे सारे डिफेंस पर्सनल इतने एक्टिव हो चुके हैं, हमें मालूम है हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। इतना तो हम लोगों को भी पता चल रहा है। ड्रिल्स हो रही हैं, चाहे वो नेवल ड्रिल्स हों, चाहे डीआरडीओ ने अभी जो मिसाइल टेस्ट फायर किए हैं, ये सब चीज़ें हों, ये हो रहा है। और ये हो इसीलिए लगातार एम्युनिशंस भी आ रहे हैं अलग अलग देशों से। फ्रांस से अभी रफाल आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग 65,000 करोड़ रुपए का ये और डील रही है। इजराइल ने भी कमिट किया है। किया आप देखिए, जिस भाषा में रशिया ने भी बोला है, तो हम हर पल हर मिनट हर एक चीज के लिए तैयार है, एज ए नेशन, एज एन आर्मी। और रिस्पॉन्स पाकिस्तान को डिफेंस में भी दिया जाएगा, डिप्लोमेटिकली भी दिया जाएगा, और कंप्लीट डिटर्मिनेशन से दिया जाएगा। इसमें कोई पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये सारी चीज़ें आम बातचीत में ना आए तो हमारी सिक्योरिटी के लिए वो बेहतर रहेगा। और जैसे हमें बालाकोट की खबर बाद में लगी, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी कुछ ऐसा होगा, और पिछली बार से बड़ा होगा। क्योंकि इस बार जो आतंकी हमला था वो भी मुझे ऐसा लगता है पिछली बार से बड़ा था। जैसा मैंने कहा कि हंसते खेलते परिवारों के ऊपर ये हमला हुआ, हमें धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करी गई। पूछा गया तुम हिंदू हो, और उसके बाद गोली चलाई गई। एक महिला को ये तक कहा गया जाओ मोदी को बता दो। हाँ, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये गवर्नमेंट का किस तरीके से डिकोड कर रही है इसे, कि जाके मोदी को बताओ मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाके मोदी को बोलो। आप देखो ना, इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। पाकिस्तान बहुत लंबे अरसे से ये कहता आ रहा है कि वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1,000 कट्स, और यही उनकी फिलॉसफी पॉलिसी रही है इंडिया को लेकर। एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चालू हो गया है। इस बार गोली चलने से पहले मिस इन्फॉर्मेशन चल चुकी थी, और इस सब का मुझे लगता है कोर ये है कि इंडिया सशक्त है, अपने पैरों पर बहुत स्ट्रांगली खड़ा है, इस पूरे रीजन को लीड कर रहा है, साउथ, ग्लोबल साउथ का लीडर बन गया है। मोदी जी ने अपने रिश्ते बहुत अच्छी तरीके से निभाए हैं, एस्टैब्लिश किए हैं सारे देशों से। और इंडिया की राइजिंग पावर से दिक्कत है पाकिस्तान को, क्योंकि टेररिज्म को प्रॉस्पेरिटी अच्छी नहीं लगती। कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी से भी परेशानी है। आप ये देखिए, वहाँ पर अब रिकॉर्ड फुटफॉल था टूरिस्ट का। हम आपस में बैठ के डिस्कस करते थे, ट्यूलिप सीजन है, कश्मीर चला जाए, बर्फ़ पड़ी है, कश्मीर चला जाए, आलमंड ब्लॉसम्स हैं, कश्मीर चला जाए। और आप कभी भी कश्मीर का नाम लीजिए, आपको सारे होटल भरे ही मिलते थे। तो ये कश्मीर की और जो प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, जो सक्सेस आ रहा था, वहाँ के लोगों को काम मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, उनकी कमाई हो रही थी। चारों जी बीच में रोकूंगी, मेरे पास एक डेटा है कि जो टूरिस्ट का फुटफॉल JNK में हुआ 2023 में 2.11 करोड़ था, और 2024 में 2.35 करोड़ टूरिस्ट का फुटफॉल हुआ। बिल्कुल, और ये कई गुना है कंपेयर टू एनी अदर पार्ट ऑफ आवर कंट्री, एंड इट इज़ ह्यूज, एंड कश्मीर वाज थ्राइविंग, कश्मीरीज वर थ्राइविंग। तो आतंकवाद को इस चीज़ से परेशानी है, और उन्होंने हमला उसी चीज़ पर किया, कश्मीर की लाइफलाइन टूरिज्म पर हमला किया। अच्छा, एक और बात जो हमारी हो रही थी अभी इंटरव्यू से पहले, अभी शो से पहले, तो आपने एक और चीज़ बोली जो कि हर दूसरा तीसरा आदमी डिस्कस कर रहा है कि अभी तक जो भी अटैक्स हुए वो डिफेंस बेस पे हुए, चाहे फिर वो पठानकोट हो, चाहे फिर वो पुलवामा हो, चाहे कोई भी अटैक्स हुए, अभी तक जो भी अटैक्स हुए हैं वो हमारे डिफेंस बेस पे। ये पहला अटैक है इन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मोदी गवर्नमेंट जो कि सिविलियंस पे हुआ है। बिल्कुल। फिर आपने दूसरी बात बोली कि धर्म को पूछ करके,
धर्म को, जिससे कि इंटरनल कंट्री में भी धर्म का जो पोलराइजेशन जिस तरह से पूरे इंसिडेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़े, वो हिंदू मुस्लिम्स का जो पोलराइजेशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं ना कहीं उसको फ्यूअल किया है। क्योंकि एक वक्फ से तो हम निकल ही रहे थे, बात कर ही रहे थे, वो एक बहुत बड़ा चर्चा का एक विषय था ही था। लेकिन आपको नहीं लगता है कि सिविल अनरेस्ट की धीरे धीरे एक सिचुएशन आ रही है? क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूट रहा है, जिस तरह से आपस में लोग बट रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, और ख़ासकर ये जो कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम हिंदू हो, और जिस तरह से टूरिस्ट की पैंट्स खुलवाई गई, जिस तरह से ये चीज़, ये कहीं ना कहीं धक्का तो लगा है। लेकिन इसका जो लार्जर मैसेज जा रहा है भारतवासियों पर, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। उससे डील करने के लिए आपको क्या लगता है कि सरकार किस तरह के ठोस कदम उठा सकती है? देखिए, ये सरकार केवल कहती नहीं है, इस पर हर दिन काम करती है। सबका साथ सबका विकास एक मोटो नहीं है, एक चुनावी नारा नहीं है, ये राष्ट्र नीति है। क्योंकि जब तक ये राष्ट्र नीति नहीं होगी, भारत आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज अगर धर्म के नाम पर, अगर जाति के नाम पर कोई भी हमको बांटना चाहता है, वो हमारा दुश्मन है। और ये बात हमको बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। और इस बात पर मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा मुझे इसीलिए आता है क्योंकि एक तो हमारा दुश्मन है जो बॉर्डर के पार बैठा है, लेकिन कुछ दुश्मन हमारे ऐसे हैं जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, अपने आप को हमारा लीडर समझते हैं, और फिर भी हमको बांटने की बात करते हैं। हर दम बांटने की बात करते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम में हो या हिंदुओं में ही जाति के नाम पर हो। इस सारी चीज़ों के ऊपर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। इस आतंकी हमले के बाद ये समझ आ गया है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। आज का समय ऐसा है कि हम अगर साथ रहेंगे ना, सरकार के साथ रहें, एक दूसरे के साथ रहें, हर धर्म हर जाति के साथ रहें, तो हम दुश्मन को जवाब दे सकते हैं। देखिए कितनी शर्मनाक बात है, पिछले कुछ इंसिडेंट्स के बाद ऐसा हमने देखा कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में राहुल गांधी को कोट किया जा रहा है। कितनी शर्मनाक बात है। आज वो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो हमारे देश की इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं। उस कुर्सी पर बैठने के साथ जो जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए, उन्होंने कभी नहीं निभाई। जब भी वो विदेशी धरती पर होते हैं, वो भारत के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल कर आते हैं। इस बार भी बोल कर आए। बताओ भाई, महाराष्ट्र के चुनाव थे पिछले साल, नतीजा क्या आया सबको मालूम है। आपकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, सबको मालूम है। इस साल आपको अमेरिका जाकर वहां के छात्रों को ये बोलने की जरूरत है कि वोटिंग ठीक से नहीं हुई। तो ये जो एक सोच है, जो एक एंटी इंडिया सोच है, जो हमेशा एक प्रिविलेज माइंडसेट से एक आदमी चलता है, जिसको जमीनी हकीकत दिखाई नहीं देती, जिसको ऐसा लगता है कि ये रियलिटी हो ही नहीं सकती क्योंकि ये मेरे फेवर में नहीं है ना। तो इस सब चीज़ों को अब बंद कर देने का समय आ गया है। अब हमको ये सब टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक स्वर में जब हम बोलते हैं भारत माता की जय, इसमें ताकत होती है। लेकिन हमारे खुद की देश के राजनीतिक सिस्टम में ऐसे लोग हैं जो भारत माता की जय नहीं बोल पाते, हमारे साथ खड़े होकर बोलना नहीं चाहते। आज भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान ने कहा हमने हमला नहीं किया, तो जी हम मान लेते हैं। आज भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं ये आप हिंदू मुस्लिम करते हो इसलिए हमला हुआ, तो आप छोड़ दीजिए, अब इनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो पार्टीशन तक पहुंच गए। मैं नाम नहीं ले रही, आप कहो तो मैं नाम भी ले दूं। इन सारे कांग्रेस के ही नेता हैं, इन सबका नाम मैं ले दूं। तो क्या करोगे आप इस देश के लिए, जब आपको अपनी राजनीति चलाने के लिए सिर्फ विभाजन करना पड़े, सिर्फ तुष्टीकरण करना पड़े, सिर्फ आपको जनता एक वोट बैंक के रूप में दिखाई दे। वोट बैंक के अलावा कुछ दिखाई देता आपको? अगर दिखाई दे रहा होता तो इतने साल जब आपका शासन था, आपकी सरकार थी, आपने काम किया क्या किसी के लिए? काम तो अब हम कर रहे हैं। और आप उसी जनता को भड़का के ये कहते हो कि मोदी सरकार तुम्हारे खिलाफ है, जबकि हम पहले दिन से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास हमको मिल रहा है, सबके प्रयास के साथ भारत आगे बढ़ेगा। समझ ही नहीं आता, सुनना ही नहीं चाहते। तो गुस्सा तो आता ही है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जो स्वर पाकिस्तान के हैं उसके स्वर में स्वर मिलाते हैं और भारत में रहते हैं, भारत की जनता से वोट मांगते हैं और उनको लगता है भारत की जनता उनको वोट दे देगी। ऐसा नहीं होने वाला, आने वाले समय में नहीं होने वाला। देखिए, जिसने विभाजन किया वो अपने घर बैठा है, अपने देश में बैठा है, लेकिन इस देश का अगर कोई नागरिक ऐसी बातें करता है, वी एज सिटीजन्स वी शुड पुट अ फुल स्टॉप टू इट। हमें भी इन लोगों को कॉल आउट करना चाहिए ना। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए वी कैन नॉट अलाउ आवर सोसाइटी टू सफ़र। आपने बंगाल का नाम लिया, बंगाल का उदाहरण लिया, आपने वफ़ का नाम लिया। आप मुझे बताइए, आंदोलन के नाम पर आप अराजकता फैला रहे हो और कोई कुछ ना बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता।
आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम किया है इस वजह से, ये भी इल्जाम लगे हैं कि हिंदू मुस्लिम किया है इस वजह से, ये हिंदू मुस्लिम तो ये आतंकियों terrorist ने attack- किया है ना। हाँ, हिंदू मुस्लिम तो आतंकियों ने किया है। आपको एक बात उन्होंने दिखा दी है कि वो आपको एक नजरिए से नहीं देखते, वो आपको बांट के देखते हैं, और वो इसीलिए पाकिस्तान चले गए थे जब इस देश का बंटवारा हुआ था। जो यहाँ रह गए वो कैसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देख सकते हैं, मुझे बताइए। लेकिन AIMIM जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका भी मैंने उनका जो पूरा इस टेररिस्ट अटैक को लेकर के उनका जो पूरा जो स्टैंड है उसको जब देखा, वो सामने बहुत आता है, ही शानदार, दमदार stand उन्होंने है। एंटी टेररिस्ट उन्होंने अपना स्टैंड लिया और प्रो भारत। तो ऐसे में जब हिंदू मुसलमान, आप कह रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो लेकिन यहाँ पे तो ओवैसी को तो एक इस्लामिक चेहरा माना जाता है। बिल्कुल, और जब आप ये वो all out- देखिए, मेरा तो अब तक का ये मानना रहा है कि ओवैसी जी पहले इंसान होते थे। हर एक यहाँ पे निर्णय के बाद या इंसिडेंट के बाद जो हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम कर और प्रोटेस्ट शुरू हो जाते और थे। ओपनली बांटते थे। लेकिन आज जब देश की बारी आई है तो वो भी देश के साथ खड़े हैं। स्टैंड लिया है उन्होंने। स्टैंड लिया है, उन्होंने क्लियर कहा है हिंदुओं को चुन के मारा गया। उन्होंने क्लियर कहा है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इस्लामिक टेररिज्म ने हिंदुओं को मारा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है। अरे वो कह सकते हैं तो ये कांग्रेस के नेता क्यों नहीं कह सकते, मुझे समझ ही नहीं आता। अच्छा, एक और शशि बात- थरूर जी ने कहा है, उन्होंने शशि भी थरूर, बहुत जी। अच्छे तरीके से सरकार का साथ भी दिया है। ऐसा नहीं है सवाल नहीं उठाया हो, सवाल उठाया भी होगा, पर उन्होंने कहा कि जब देश की बात आती है आप पहले देश के साथ खड़े रहिए। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के फिर भी अच्छे खासे लोग हैं। 3 मुख्यमंत्री हैं उनके देश में, उसमें से एक सिद्धरमैया जी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, अरे सुनकर गुस्सा आता है। मुझे इस समय गुस्सा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम क्या कर सकते हैं अपने देश को ज्यादा सुरक्षित करने के लिए, हम क्या कर सकते हैं अपने आसपास के युवाओं को ये समझाने के लिए कि मत सुनो इन लोगों की बातें, ये आपको बर्बाद करेंगे, ये आपको बर्बाद कर देंगे। जैसे इन्होंने देश को आगे बढ़ने नहीं दिया, इतने सालों तक पैरों पे खड़ा होने नहीं दिया, हमेशा एक आपके सामने एक विजन रखा कि आप सेकेंडरी हैं, आप सेकेंडरी सिटीजन हैं अपने ही देश में। जो गर्व आपको होना चाहिए था भारतीय होने पर, वो आपके दिल तक आने ही नहीं दिया। इन लोगों की बातें मत सुनो। वही मैं आपसे यही चीज़ पहले भी बात हुई थी कि ओवैसी जैसा चेहरा जो कि देश में एक इस्लामिक चेहरे के नाम से जाना जाता है, कुछ भी होता है सबसे पहले विरोध करना, कोई भी लॉ आता है, कोई भी जहाँ कहीं भी मुसलमान या इस्लाम की बात होती है वो सबसे पहले एक्टिव हो जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब भारत पर आई तो उन्होंने भी stand लिया। इम्प्रेस्ड। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनकी किसी बात को सही नहीं माना। आई हैव ऑलवेज हैड अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद ऑल हिज पॉलिटिकल तो स्टैंडिंग्स। नेशन फर्स्ट जो बात है कि भारत पहले, देश पहले, आई थिंक ये एक ऐसा है कि न केवल पॉलिटिशियंस, मीडिया, एवरीवन, ये जो हुआ है सबको यूनाइट करना चाहिए इसको, और सबको अपने अपने लाइंस ड्रॉ करने बहुत ज़रूरी हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कहाँ पे देश की बात हो रही है, कहाँ पे आपको नहीं जाना है, और कहाँ पे आपको अपने प्रोफेशन में रह करके फॉर द बेटरमेंट, फॉर द लार्जर गुड ऑफ द कंट्री काम करना चाहिए। एक फ़ोटो है जो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो फॉर्मली जिसको ट्विटर कहते हैं, अब एक्स कहते हैं, उस पर डाली है, जिसमें हेडलेस फोटो है वो, जो इस वक्त बहुत सारी बातें हो रही हैं उसको लेकर के। बीजेपी ने बहुत अपना आक्रोश जताया है, कंडेम किया है, क्या कहेंगी? देखिए, मैं आपको यही बता रही हूँ, इनका जो राजनीति का स्तर है ये इतना ज़्यादा नीचे गिर गया है कि इनको कभी भी नेशन फर्स्ट दिखाई नहीं देता। जब भारत की बात होती है तो राजनीति को एक कदम पीछे रख देना चाहिए। कुछ समय पहले इजराइल के ऊपर भी आतंकी हमले हुए थे, हमने तो वहाँ से किसी को बोलते नहीं सुना कि इसका जवाब नहीं देना चाहिए, किसी को हमने झूठा नैरेटिव पेडल करते हुए नहीं सुना। हमारे देश में तो आज ये भी समस्या है, जैसा मैंने कहा कि जो दुश्मन हमारा बॉर्डर के पार रहता है, जो आतंकवादी हैं, उनसे तो हमको डील करना पड़ रहा है, हमें अपनों से पहले डील करना पड़ रहा है। जैसे वो कहते हैं ना कि आप ही के बीच में रहते हैं और आप ही को डसते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमको डील करना पड़ रहा है। आज भी ऐसे मीडिया में पर्सनालिटीज़ हैं, राजनीति में पर्सनालिटीज़ हैं जो एक अलग सा ही अपना नैरेटिव चला रहे हैं। आतंकवाद से अगर आपको लड़ना है तो पहले उसको पहचानना होगा, उसका सच
हमको दुनिया को बताना होगा। अगर आपके मुंह से यही नहीं निकल रहा कि हिंदुओं को चुन के मारा है, तो आप क्या आतंकवाद को पहचानोगे और क्या उसका खात्मा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे जब आप देखने को पहचानने को ही तैयार नहीं हो। जिस तरीके से धीरे धीरे और टेस्टिमोनियल सामने आ रहे हैं, मैंने एक इंटरव्यू देखा, एक छोटा सा 3 साल का बच्चा था, 3 साल का बच्चा ये बता रहा है कि पूछा गया कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, कहा कि कलमा पढ़ो, पढ़ पाओगे तो शायद बच जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे तो आपको गोली लग जाएगी। एक बच्चा कह रहा है। एक न्यूली मैरिड वुमन आपको ये बता रही है कि उसको कैसे परे कर दिया गया और उसके पति को गोली मार दी। एक पत्नी ने ये कहा कि आप इनको मार रहे हो, मुझको भी मार दो, तो उसको कहा कि नहीं, तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाके मोदी को बताओ। अरे जब आप पहचानने को तैयार नहीं हो, आप अपने देश के विक्टिम्स की बातें सुनने को तैयार नहीं हो, आप टेरर सिंपथाइजर ऑटोमेटिकली नहीं बन गए क्या? और जो टेरर सिंपथाइजर होगा उनको दिखाई नहीं देगा कि मोदी जी इस देश के लिए क्या करना चाह रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला, जब से मोदी सरकार है तब से सिविलियंस पर हमले नहीं हुए हैं। मैं मुंबई से आती हूँ। मुंबई में एक सीरीज ऑफ ब्लास्ट्स हुए थे, मैं काफ़ी छोटी थी तब। उसके बाद 26/11 हुआ था, वो तो मुझे बिल्कुल एक एक पल याद है। आप तब से लेकर अब तक आ जाइए, सिविलियंस पर हमला इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि सबको मालूम है कि अब इंडिया टेरर टॉलरेट नहीं करेगा। हाँ, मुझे मालूम है कुछ कश्मीर में हुए इंसिडेंट्स हुए, टारगेटेड किलिंग्स हुई इस बार, लेकिन जिस तरीके से टेररिस्ट ने अटैक किया है, तो इसका जवाब मोदी जी अपने तरीके से, सशक्त तरीके से देंगे, पर अपने समय पर देंगे। आप नहीं चुनोगे वो समय, आप नहीं बताओगे कि क्या करना चाहिए। ये करना बंद कर देना चाहिए। अच्छा देखिए, जब इनका टाइम था, जब यूपीए का टाइम था, आर्मी के भी हाथ बंधे हुए थे। आप इतने सारे लोगों के आप इंटरव्यू सुनिए, वो बताते हैं कि हमारे भी हाथ बंधे हुए थे, हम कोई एक्शन ले ही नहीं पाते थे। अपने लोगों पर गोलियां चल रही हैं एलओसी पर, आप तब भी एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ये सिचुएशन आपने बना दी थी। क्या करना चाह रहे थे? 26/11 के बाद चिट्ठियां लिखी गई थी, चिट्ठियां लिखी गई थी। बताओ, पुलवामा के बाद जब बालाकोट हुआ, तो मैं ये नहीं बोल रही कि बदला पूरा हुआ, बदला पूरा नहीं हो सकता। जब एक भी जान जाती है, हमारे देशवासी की जान जाती है, हमारे आर्मी पर्सनल की जान जाती है, तो मुझे नहीं लगता वो दर्द कभी भी पूरा हो सकता है। आज भी जब 14 फरवरी आती है, हमें वही दिन वही पल याद आ जाता है, लेकिन हमने कुछ तो किया। और डेटरेंस होना चाहिए। देखिए, पनिशमेंट का रीज़न ही डेटरेंस है कि आप उनको इतना ज़्यादा करारा जवाब दो कि अगली बार उनकी रूह कांप जाए, सोचने से भी पहले कि ऐसा कुछ वो कर सकते हैं आने वाले समय में। एंड इट नीड्स टू बी मेड क्लियर। जैसे मैंने कहा, ये वन प्रॉन्ग्ड अप्रोच नहीं हो सकता, डिप्लोमेटिक होना बहुत ज़रूरी है। हम दोस्तियाँ नहीं रख सकते, हम ये नहीं बोल सकते मेडिकल टूरिज्म के लिए आप हमारे देश में आ जाइए, क्रॉस बॉर्डर आप शादियाँ कर लीजिए, बच्चे यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। इन सब चीज़ों को बंद करना ही पड़ेगा। हमें इस बात का ध्यान अब आगे आने वाले समय में रखना पड़ेगा कि अगर हम कोई प्रूफ कलेक्ट कर रहे हैं, वो वर्ल्ड लीडर्स के सामने रखा जाए, क्योंकि यूनाइटेडली वी मस्ट अटैक against terrorism, and if Pakistan has become the terror state of Pakistan, then Pakistan needs to pay the price. भारत ने पाकिस्तान के 16 ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप एक फॉल्स नैरेटिव की बात कर रहे थे, जिनको बैन कर दिया है भारत में। अच्छा, आप चलिए ठीक है, ये तो बात हो रही है पाकिस्तान की, लेकिन भारत में भी अलग अलग पर्सपेक्टिव को लेकर के इस वक्त सोशल मीडिया को यूज़ करके अपने अपने बातें हो रही हैं। और ये भी बात कही जा रही है कि भाई क्यों ना हो, एक भी कोई भी इशू है उसको देखने का एक ही तरीका, एक ही लेंस नहीं हो सकता ना, उसको हम 360 डिग्री मतलब पूरा सब कुछ घूम करके हम पर्सपेक्टिव। मैं डिसएग्री करती हूँ। जी, आतंकवाद को देखने का एक ही तरीका है और एक ही लेंस है, और जो इस बात से सहमत नहीं है वो देश के साथ नहीं है। आपको लगता है ऐसे चैनल्स भी, यूट्यूब चैनल्स जो इस वक्त 360 डिग्री अटेम्प्ट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को देखने का, तो उनको भी बैन कर देना ये चाहिए? तो टेरर सिंपथाइजर्स ही है ना, जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे हैं। जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है, मुझे बताइए ना। निहत्ते इनोसेंट टूरिस्ट के ऊपर गोली चलाना, उनको धर्म के नाम पर अलग करना, इसका जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है? आप क्या ढूंढ रहे हो? 360 आपके सामने लिखा हुआ है, सब आपको दिखाई दे रहा है, आपके पास विजुअल्स हैं। भाई अब तो ये वो समय है कि हर चीज़ हमारे पास कैमरा पे रिकॉर्ड कहीं ना कहीं से मिल जाती है। स्मृति जी, कल भी एक वीडियो आई है जिसमें एक गुजरात का एक टूरिस्ट है जो एक जिप लाइन पर जा रहे हैं और उन्होंने अपने फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन करा हुआ है, और वो अपना कैमरा अपने हाथ में पकड़ कर वो जो पूरा जिप लाइन मेडोज के ऊपर से क्रॉस करते गए हैं, नीचे दिखाई दे रहा है कि सब शांति से
बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, एकदम से आतंकवादी आ जाते हैं। एक इंसान को तो गोली लगना पूरा का पूरा उसकी वीडियो में कैप्चर भागते हुआ हुए, है। भागते तो जब हुए। आपको ये सब आप विजुअली दिख रहा है, आप क्या 360 डिग्री देखना चाह रहे हो, ये मेरी समझ के परे है। अच्छा, ये भी क्रिटिक्स का कहना है इस वक्त चारू जी कि ये जो वक्फ को लेकर के जो ये एक्ट अमेंडमेंट्स आए थे उनको लेकर के ये राइट टाइम देखा गया कि इस वक्त जो सोसाइटल जो फाइबर है देश का, जो नेटवर्क है वो बहुत वीक है। इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उसके बाद एक राइट टाइम देख करके ये स्ट्राइक करने का प्रयास किया गया देश पे कि जिसमें बहुत आसान हो इनको पोलराइजेशन करना, क्योंकि ऑलरेडी अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट है ही है, एक हिंदू मुसलमान तो हो ही रहा है। ये राइट टाइम है। हम जब कमज़ोर पड़ेंगे तो बाहर की ताकतें हमारे ऊपर आक्रमण कर पाएंगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। और हमको कमज़ोर पड़ा कौन रहा है? देखिए, वफ़ एक्ट के मामले में भी मेरा बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो इसीलिए है क्योंकि मैं मानती हूँ हमारे देश में कानून सबके लिए सामान्य ही होना चाहिए। अलग अलग धर्मों के लिए कानून अलग अलग नहीं हो सकता। आप इसको किसी भी नज़रिए से देखें, इसीलिए मैं यूसीसी के फेवर में हूँ। देखिए, आप मुझे बताइए कि अगर एक महिला एक मुसलमान परिवार में पैदा होती है और एक हिंदू परिवार में पैदा होती है, उसके राइट्स अलग अलग कैसे हो सकते हैं? नहीं होने चाहिए। हमारा देश प्रगति करेगा ही नहीं अगर सबको सामान्य अधिकार, सामान्य राइट्स आप नहीं दे सकते। तो वफ़ की भी बात कुछ ऐसी ही है। उसमें जो भी कहा गया, जो भी लिखा गया, बहुत ही क्लियर है। जितने लोग हल्ला मचाते घूम रहे हैं ना, उन्होंने एक्ट नहीं पढ़ा, ये सच बात है। उसके बाद कुछ हमारी देश की विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जिनको मज़ा ही इस बात में आता है कि आप लोगों को आपस में लड़वा दो। जैसे हमने वफ़ के खिलाफ जितना प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में देखा, वो एक अलग ही लेवल पे चला गया। वो जिस लेवल पे चला गया वो इसलिए हो पाया क्योंकि वहाँ पर ममता सरकार चाहती है हिंदू मुस्लिम दंगे हो, चाहती है, क्योंकि उनको वोट उस बात पर मिलते हैं। उनको वोट कोई प्रोग्रेस के नाम पर नहीं मिलते। उनको वोट इसलिए नहीं मिलते कि उनके प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है या लोग सुरक्षित फील हो रहे हैं। तो उनको तो अपने मजे आ रहे हैं और लोग लड़ रहे हैं। तो वफ़ के नाम पर भी जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, तो ऐसे ही एक प्रदर्शन में गए हुए कुछ युवा थे और किसी ने उन युवाओं से ये पूछा कि आप आए क्यों हो इस प्रदर्शन में, रीज़न क्या है? तो कहते भाई हमको बताया गया है हमारी मस्जिदें गिरा दी जाएंगी, हमें बताया गया है कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा कि हमारे कब्रिस्तानों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये तो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई झूठ है जो इन युवाओं तक पहुंचा रहा है। आ गया उनमें गुस्सा। चलो, मैं तो ये भी कहती हूँ आप भी थोड़े बुद्धू ही थे, पढ़ ही लेते एक्ट किसी की सुनने से पहले, लेकिन आप वहां तक आ गए। लेकिन ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला कौन रहा है? इस मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से फायदा किसका हो रहा है? देखिए, वफ़ के पास बहुत संपत्ति है। हमारे देश में तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर वफ़ है, तीसरा। आर्मी, इंडियन रेलवेज और फिर वफ़। तो इतनी आप पर ज़मीन है, 9 लाख एकड़ के आसपास, और 9 लाख एकड़ से आप इतना पैसा नहीं बटोर पा रहे कि समाज का ख्याल रखें, आप मुस्लिम महिलाओं का, बच्चों का, युवाओं का ख्याल रखें, उनके लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग एंड वेयर इज ऑल दिस मनी गोइंग? डोंट वी हैव अ राइट टू आस्क कहाँ जा रहा है ये सारा पैसा, किसकी जेब में जा रहा है ये सारा पैसा? हम पूछने लगते हैं तो परेशानी हो जाती है। हम ये बोलते हैं कि जिस तरीके से एक मंदिर को, एक चर्च को ज़मीन लेने के लिए कलेक्टर के पास जाना पड़ता है, वफ़ को भी कलेक्टर के पास जाना चाहिए, तो आपको परेशानी हो जाती है। जब हम ये कहते हैं आपको वफ़ को ज़मीन दान देनी है तो अपनी दे दो, अपने पड़ोसी की मत दो, तो आपको आपत्ति हो जाती है। तो आपको दान देनी है लेकिन पड़ोसी की ज़मीन देनी है, और पड़ोसी को ये हक भी नहीं देना कि वो कोर्ट में जाके उस ज़मीन के लिए लड़ पाए। अगर हम ये सारे बदलाव ला रहे हैं तो एवरी रीजनेबल, एवरी थिंकिंग सिटीजन इज़ विद द गवर्नमेंट। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, मुसलमान सरकार के साथ है। जो इस समय चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं वो एक एवरेज मुसलमान नहीं है, वो लोग हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। क्योंकि ऑन एन एवरेज आप देखिए, महिलाएं खुश हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने सपोर्ट दिया है वफ़ बिल को, वफ़ एक्ट को, अब तो एक्ट बन गई है। लेकिन जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये वही प्रदेश है जहाँ पर अगर रामनवमी को सेलिब्रेट करने का नाम आप ले लो तो आपको परमिशन नहीं मिलती, आपके ऊपर पत्थरबाजी हो जाती है और कोई कुछ नहीं कहता। और यहाँ वफ़ के नाम पर आप पुलिस के ऊपर हाथापाई कर रहे हो, पेट्रोल बॉम्ब फेंक रहे हो, गाड़ियां जला रहे हो, और सरकार कुछ नहीं कर पा रही, हाथ पे हाथ रख कर बैठी है। तो ये क्या बात है?
ये तो यही बात है ना कि कहीं ना कहीं आपको फायदा हो रहा है इस दंगे से, इसलिए आप होने दे रहे हो। वक्फ पूरे देश के लिए आया, जला पश्चिम बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है कुछ समय के लिए वक्फ एक्ट पे, और एक तो वक्फ बाय यूज़र और नॉन मुस्लिम जो 22 लोग रहेंगे काउंसिल में वक्फ के, उसमें जो 2 नॉन मुस्लिम चेहरे हैं उनको लेकर के 2 पॉइंट्स को लेकर के कुछ आपत्ति जताते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इंटरिम स्टे है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वक्फ बाय यूज़र का वही मतलब है जो मैं भी आपको जी, कह रही थी कि बिल्कुल। आपको दान देना है लेकिन अपनी ज़मीन का नहीं देना, किसी और की ज़मीन पर किसी तरीके से कब्ज़ा हो गया, उसका इस्तेमाल होता चला आ रहा है, लेकिन क्या ये सही है? और अगर किसी को दान देना ही है तो उसको चैलेंज कोई कर दे कोर्ट में जाकर, इस बात से आप परेशान क्यों हो जाते हो? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, ठीक है, मेरा काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ भी बोलना। इन देयर विजडम दे मस्ट बी डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, लेकिन ये सब टेम्पररी है। दूसरी बात, एक्ट को स्टे नहीं है, सर्टन प्रोविजंस पे अभी रोक है, लेकिन एक्ट को स्टे नहीं मिली है। मेरा ये मानना है कि कानून बनाने का जो काम है वो संसद का है, संसद ने एक कानून बनाया है। हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको कोई लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं, आप उसको क्वेश्चन करिए, आप उनको डिस्कस करिए, डिबेट करिए। हर एक एक्ट को कोर्ट लेकर जाया गया था, चाहे वो 370 था, चाहे वो ट्रिपल तलाक था, और कोर्ट ने अंत में वही किया जो देश के लिए सही था। और यहाँ पर भी मेरा पूरा विश्वास है कि कोर्ट वही करने वाला है जो देश के लिए सही होगा। आने वाले समय में ये ज़रूरी है कि अगर वक्फ की कोई ज़मीन है, उसका इस्तेमाल जनता के लिए हो, उसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के लिए हो, ना कि इसीलिए कि कोई रिच इंसान उसको हड़प के बैठ जाए या 12,000 में एक ज़मीन बेच दे किसी 5 स्टार होटल को। इन सारी चीज़ों पे हमको रोक लगानी पड़ेगी। आपने वेस्ट बंगाल की बात करी चारू जी, तो मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ उसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सबमिट की गई, जिसमें 5 सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे उस कमेटी में, उस जो फैक्ट फाइंडिंग जो उनकी एक टीम गठित हुई थी उसमें, और उन्होंने क्लेम्स किए कि बीजेपी और आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट रहा है मुर्शिदाबाद वायलेंस में, और उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल गेन्स और इस्लामोफोबिया को परपिट्रेट करने के लिए ये इस तरीके के उन्होंने ये पूरा जालसाजी की है, और फेक बीएसएफ रेड्स करी गई हैं जहाँ पे सिर्फ मुसलमानों की ही जो गांव थे, जो विलेजेस थे, उनको टारगेट किया गया है। तो उन्होंने पूरा का पूरा ये जो 5 सदस्यीय, जिसमें अलग अलग लोग थे, अलग अलग ग्रुप से लोग थे, फेमिनिस्ट इन रेजिस्टेंस, एफआईआर, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, कमिटी फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, नारी चेतना और संग्राम मोर्चो मुर्शिदाबाद, ये कमेटी थी। अलग अलग जो ग्रुप से उनके 5 सदस्य थे जिन्होंने ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सबमिट करी है। देखिए, अगर असलियत जाननी थी तो ज़मीन पे जाना था, किसी और के बनाए हुए नोट्स नहीं पढ़ने थे। अगर आपको असलियत जाननी थी तो बात की तह तक आप ऐसे जाते कि आप ये पूछते कि एक हिंदू अपना त्यौहार भी मनाना चाहता है तो क्यों नहीं मना पाता। मुर्शिदाबाद की अगर आप बात करते हैं तो पलायन हुआ है, लोग अपने घर छोड़ के गए हैं, 300, 400, 500 परिवार अपने घर छोड़ के गए हैं। वहाँ पर ये हालत बना दी गई थी, ये माहौल बना दिया गया था। उसके बारे में आपने कुछ सुना? उसके बारे में कोई बात नहीं करते। महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, उसके बारे में कुछ बात कर लीजिए, उसके बारे में आपको कोई बात नहीं। उन्होंने तो कहा है कि ये सब कुछ जो है आरएसएस और बीजेपी ने किया है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, और ताकि यहाँ पे अलग अलग रीजंस दिए हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाए या गवर्नेंस रूल लग जाए, जिससे कि ये पूरी जो सिचुएशन है वो डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में आ जाए। राष्ट्रपति शासन अगर लगाना था, आप मुझे बताइए, पिछले बंगाल के चुनाव के बाद लग नहीं गया होता? उसके बाद ये कोई चुनाव की भी बात नहीं है। अगर अब ये बात ऐसी करते हैं कि फ़ायदा हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का या फ़ायदा हो रहा है भाजपा का, तो मुझे एक बात बताओ, अब तो चलो आप चुनाव का नाम लेते हो, जो आपने हालत मचाई पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव के बाद, चुनाव जीतने के बाद, अपनी सरकार आने के बाद, उसकी क्या वजह है? उसकी तो कोई वजह नहीं। आप उसके लिए तो आप बीजेपी आरएसएस को नहीं गलत ठहरा सकते। वहाँ पर जितनी पॉलिटिकल किलिंग्स होती हैं, जितने पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं, वो सारे के सारे मोटिवेटेड हैं, वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति चलाते हैं। आज के समय में भी वहाँ पर यही हो रहा है। मैं वापस यही बोलती हूँ
कि फैक्ट फाइंडिंग अगर आपको करनी थी ना, आप ज़मीन पर जाते और नागरिकों से बात करते, वो आपने करा नहीं। आप अपना सेट एजेंडा लेकर आए थे, आप अपने सेट एजेंडे के तहत अपने बयान दे रहे हो और आप वहाँ से पलट के वापस चले गए। आपको और कुछ वहाँ दिखाई नहीं दिया? क्या आपने करी वहाँ पे हिंदुओं की बात, उन लोगों की बात करी जो अपना घर छोड़ के चले गए? क्या आपने उन लोगों की बात करी जिन्होंने पुलिस के ऊपर तक हमला कर दिया? ये सब बातें तो आपने करी नहीं। क्या आपने रामनवमी की बात करी वहाँ पर, या हनुमान जयंती की बात करी? ये सब बातें आप करना नहीं चाहते। यहाँ पर आप आके कहते हो कि बीजेपी की गलती है, तो भाई हमको प्रूफ दे दो ना, क्योंकि हम आपको प्रूफ दे के बता रहे हैं। पॉलिटिकल वायलेंस को आपने जिस तरीके से एनकरेज किया है, पिछले 1 साल में तो कोई चुनाव नहीं थे, 1 साल में 200 से ज्यादा हादसे हुए हैं पॉलिटिकल वायलेंस के, 200 से ज्यादा। और ये सारे के सारे हादसे अगर पुलिस की आप रिपोर्ट्स देखें, सब लोग ट्रेस बैक हो सकते हैं टीएमसी तक। आप सेंटर का रोल क्या देखते हैं इस वक्त बंगाल में? सेंटर का रोल क्या है? सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में है और मुर्शिदाबाद के लोगों का ये कहना है कि जो सेम्बलेंस ऑफ सेफ्टी वो फील कर रहे हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड है। सेंट्रल फोर्सेस के होने की वजह से उनको थोड़ा सा सुरक्षित अभी फील हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि इस तरीके की सरकार को जवाब हमको उसी भाषा में देना होगा जो उनको समझ आती है, वोटों की भाषा में। उस सरकार को पश्चिम बंगाल चलाने का कोई हक ही नहीं है। आप देखिए ना, एक के बाद एक जिस तरीके के हादसे पश्चिम बंगाल में होते हैं और उनको कवर कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, और किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसका नाम ममता है, उसके द्वारा छुपा दिया जाता है। तो ये परेशानी की बात है। एक महिला के साथ इतना बड़ा हादसा होता है, उसका रेप होता है अपने ही कॉलेज में, अपने ही हॉस्पिटल में, और जिस तरीके से बाद में उसका शरीर मिलता है, पोस्टमार्टम नहीं करा गया, उस जगह को प्रोटेक्ट नहीं करा गया कि पुलिस वहाँ पर आए। मैं उस केस की इस समय डिटेल्स में नहीं जाना चाह रही, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि एक जो माइंडसेट है क्रिमिनल्स को शील्ड करने का, एक जो माइंडसेट है कि अगर अपनी राजनीति चल रही है तो उसको चलने देने के नाम पर किसी का भी नुकसान हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये नज़रिया रखने का, इस माइंडसेट को ख़त्म करना ज़रूरी है। ये वोटों से ही ख़त्म होगा। पॉलिटिकल वायलेंस जब तक ख़त्म नहीं होता, बंगाल सेफ नहीं हो सकता। बंगाल के बॉर्डर्स पोरस भी इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर टीएमसी का राज है, ये फैक्ट है। जब बीएसएफ ने अपने काम का परव्यू बढ़ाया, पूरे देश में बढ़ाया, कहाँ पर वो काम अच्छे से नहीं कर पाए? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहाँ की मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखती है मोदी जी को, चिट्ठी लिखकर ये कहती है कि अगर यहाँ पे बीएसएफ अपना काम का दायरा बढ़ा लेगी तो हमारे नागरिकों को परेशानी होगी। पर परेशानी क्यों होगी? परेशानी क्यों होगी? आपको परेशानी तभी हो सकती है जब आप इनवाइट करते हो लोगों को कि आइए, इलीगली हमारे देश में आइए, हम आपके आधार कार्ड बनवा देते हैं, हम आपके वोटर आईडी कार्ड बनवा देते हैं, हाँ लेकिन वोट हमको देना। अभी भी गुजरात में एक बहुत बड़ा रैकेट, एक नेक्सस ब्रेक हुआ है, उसमें जितने इलीगल लोग बांग्लादेशी पाए गए, ज़्यादातर सबके पास जो आई कार्ड थे वो कहाँ के बने हुए निकले? पश्चिम बंगाल के। अगर पश्चिम बंगाल में एक बार एक ऐसा भी समय आया था कि कुछ सालों पहले एक, मुझे याद है, एक न्यूज़ क्लिप था और उसके खिलाफ भी पश्चिम बंगाल सरकार बड़ी उत्तेजित हो गई थी। बम बनाने की फैक्ट्रियाँ चल रही थी वहाँ पर, किसी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। सरकार को मालूम था, सरकार को मालूम था, टीएमसी के नेताओं को मालूम था। तो मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाह रही हूँ कि वहाँ पर एक इकोसिस्टम चल रहा है जो क्रिमिनल है। वहाँ पर एक इकोसिस्टम चल रहा है जहाँ पर इस माइंडसेट को एनकरेज किया जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपका गुंडा राज, जंगल राज चलता रहेगा। तो चाहे वो वफ़ के नाम पर करते हैं, चाहे वो सीएए के नाम पर करते हैं, वो ट्रिपल तलाक के नाम पर करते हैं, दंगा वो ज़रूर करते हैं। चलिए चारू जी, आपसे कुछ ऐसे सवाल कर लेती हूँ जिसमें महिलाओं का पॉलिटिक्स में जो योगदान है उस पर फोकस करती हूँ, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में बहुत सक्रिय हैं पिछले कुछ वर्षों में, और अपना एक अलग एक पोजीशन बनाना, अपनी एक नीश कार्व करना एज अ नेशनल स्पोक्स पर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। 33% रिजर्वेशन का जो बिल है वो पारित हुआ पिछले से पिछले साल, और पार्लियामेंट में 15 सालों के लिए ये 33%, 33% रिजर्वेशन है महिलाओं का, जिसमें लोकसभा, विधानसभा। मैं आपसे ये पूछूंगी कि कितना प्रोमिनेंट रोल इस वक्त आप महिलाओं का देखती हैं, और ख़ासकर 2029, क्योंकि डीलिमिटाइजेशन एक्सरसाइज अभी तक हुई नहीं है,
उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होंगी क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस वेकेंट होने वाले हैं। कितना सक्रिय, कितना इम्पोर्टेंट रोल आप आने वाले समय में महिलाओं का पॉलिटिक्स में देखती हैं? आने वाला समय महिलाओं का है, क्योंकि आज महिलाएं केवल डिसीजन मेकिंग टेबल तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल नहीं करती हैं, वो वहाँ पे बैठती हैं, वहाँ पे बोलती हैं और बहुत दम से बोलती हैं, अपनी बात भी बोलती हैं और बाकी जनता की बात भी बोलती हैं। तो आने वाला समय महिलाओं का ही होगा और इसी वजह से इस बिल को लाया गया। आप ये देखिए, इस बिल के लिए 30 साल की लड़ाई थी। इस देश की महिला 30 साल तक लड़ी कि उनको एक स्पेस मिल जाए डिसीजन मेकिंग टेबल पे। लेकिन मेरा मानना ये है कि केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन इज़ नॉट इनफ, इट हैज़ टू बी अ पॉलिसी इंटरवेंशन जो हर एक लेवल, हर एक स्टेज पर हो। एक बच्ची पैदा होने से पहले से लड़ रही होती है, फीमेल इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट लड़ रही होती है, वो दुनिया में आ जाती है तो फिर स्कूल जाने के लिए लड़ाई होती है। अभी भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको लगता है कि क्या ही स्कूल भेजना। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हम इतनी मुहिम चलाते हैं क्योंकि चाइल्ड मैरिज इस देश की हकीकत है। हाँ, यहाँ पर मैं इंटरजेक्ट करके यूनिफॉर्म सिविल कोड फिर से बोलना चाहूँगी, क्योंकि एक बच्चे की अगर आपको शादी रोकनी है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ही पड़ेगा। हर लेवल पर, हर स्टेज पर जब तक हमारे इंटरवेंशंस पॉलिसी लेवल पर, सोसाइटल लेवल पर नहीं होंगे, तब तक महिलाएं इतनी सशक्त नहीं हो पाएंगी कि वो डिसीजन मेकिंग टेबल पर अपनी जगह का ठीक तरीके से फ़ायदा उठा पाए। मेरा मानना यह है, पिछले 10 साल में हमारे देश ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है और इसका नतीजा ये है, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर आ गए हैं कि अब हमारे पार्लियामेंट में भी 33% महिलाएं होंगी, अपने दम पर आएंगी, अपनी मेरिट पर आएंगी और आकर भारत को अब फिर विकसित बनाने में अपना योगदान देंगी। आपकी एक किताब आ रही है जी, अभी तक मुझे उसका शीर्षक तो नहीं पता है, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता चला है कि आप एक किताब है जो बहुत जल्द पब्लिश होने वाली है। क्या कॉन्सेप्ट है उस किताब का? तो ये क्यों, क्या मोटिवेशन था ये किताब लिखने का? तो ये किताब मेरे दिल के बहुत करीब है। आप ये समझिए, ये किताब हर एक भारतीय नारी की कहानी है। ये उस एक नारी की कहानी है जो हमारे जैसे आज एक कंसिडर्ड मेल डोमिनेंट वर्ल्ड में अपनी जगह बना रही है। किताब लिखने का रीज़न भी यही था। हम उस देश से आते हैं जहाँ पर देवियों की पूजा होती है। हम उस देश से आते हैं जहाँ पर वोटिंग राइट्स हमको बहुत पहले मिल गए थे। हम उस देश से आते हैं जहाँ पर अभी भी हम भारत को अपनी माता कहते हैं। लेकिन वहाँ से आगे आते आते पता नहीं कुछ समय पहले एक ऐसा समय कैसे आ गया कि हम बेसिक्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हम इस बात के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ स्कूल चली जाएं। हम इस बात के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक गर्भवती महिला को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए। और स्ट्रगल शायद गलत शब्द होगा, हम प्रयास कर रहे हैं कि अब ये सारे बदलाव समाज में आए और सबको दिखाई दे। फाइनेंशियल इंक्लूजन कितनी बड़ी बात है, एक महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अपने पैसे कमा पाए। ये सारा का सारा काम हम इतने जो समय से करते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पढ़ने में आसान है और हम इसमें महिलाओं की कहानी बता पाएँ। तो महिलाओं की कहानी 10th 11th सेंचुरी से लेकर जब भारत पे इन्वेजन्स नहीं हो रहे थे, व्हेन वी वर अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी वेयर विमेन वर रेवर्ड, व्हेन विमेन वर फिलोसोफर्स and they were poets and they were rulers, they were warriors। वहाँ से लेकर एक समय आ गया कि हम अब वापस अपनी महिलाओं को फ्रंट लाइंस पे कॉम्बैट रोल्स में भेज रहे हैं। हम वापस बोल रहे हैं विमेन इन स्टेम जो है उनको और योगदान देना चाहिए और उनको योगदान देने के लिए जो सहयोग सरकार कर सके सरकार को करना चाहिए। सो दिस बुक इज़ अबाउट दोज पॉलिसी इंटरवेंशंस। दिस बुक इज़ अबाउट रिमाइंडिंग पीपल कि एक नई बहू को तिजोरी की अब चाबी तो मिला करती थी, लेकिन उस तिजोरी के पैसे या घर के फाइनेंसेस पर कंट्रोल नहीं मिला करता था। आने वाले समय में दैट लेवल ऑफ इक्वालिटी इज गोइंग टू कम बैक। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। मोदी जी हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स। मुझे याद है कि जस्ट आफ्टर कोविड, मेरे ख्याल से ये 21 की बात है, मोदी जी ने लाल किले से सैनिटरी नैपकिन्स की बात करी थी। I think it is incredible for a leader to talk about something which is essential for the health of women। हमने ये पहले कभी नहीं सुना था। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की ये कहानी है। जी, टैबू था, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई अगर देश का नेतृत्व करने वाला कोई एक नेता इस तरह से अगर
लाल किले के रैम्पार्ट से अगर ये बिल्कुल। चीज़ बोल रहा है, वो भी सैनिटरी नैपकिन विच इज़ वेरी वेरी पर्सनल, इस तरीके से जिसको चाहे वो छुपाया जाता था न्यूज़पेपर में लपेटो, वो काले पॉलिथीन में काली उसको पॉलिथीन में, छुपाओ। जी। तो जब प्रधानमंत्री ये सब बातें बोलते हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द हेल्थ ऑफ विमेन, इट इज ऑल्सो द हेल्थ ऑफ द एंटायर कंट्रीज नेक्स्ट जनरेशन, एंड दीज आर द काइंड ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशंस आई वांट टू टॉक अबाउट। एक मुझे बात और यहाँ पर कहनी है। देखिए, हम कहते हैं महिलाओं को सशक्त बनाना है, लेकिन सशक्त बनाने के जो स्टेप्स होते हैं, जो वन बाय वन हम काम कर सकते हैं, उन कामों को करना ज़रूरी है। बैठकर बोलना बहुत आसान है, विमेन शुड बी एम्पावर्ड। हमारी सरकार ने जब प्रधानमंत्री आवास योजना के घर का रजिस्ट्रेशन महिलाओं के नाम पर करना शुरू किया, इसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण। तो ये किताब इन सारी किस्सों पर है। इसमें कुछ टेस्टिमोनियल्स होंगी, कुछ कहानियाँ होंगी, कुछ मेरी कहानियाँ होंगी। मैं आपसे भी इसके बारे में और बात करूंगी आने वाले समय में। लेकिन दिस हिस्ट्री हैज़ टू बी ट्रेस्ड फ्रॉम इंडिया बिफोर द इन्वेजन्स बिगैन, मुगलों के आने से पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले, टिल रिसेंट टाइम्स वेयर अ गर्ल चाइल्ड वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। हम लोग कोशिश कर रहे थे बच्चियां स्कूल जाएं, नौकरियों में आपको इक्वल पे नहीं मिल रही थी, आफ्टर प्रेगनेंसी आपको सफिशेंट मैटरनिटी लीव नहीं मिल रही थी। और आज हम जहाँ पर खड़े हैं, poised to make a difference, poised to take a place at the table, 33% of the space in parliament we will take over. This is that story. बहुत बहुत बधाई हो आपको इस किताब के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस। उम्मीद करते हैं कि ये किताब Thank you. आपके लिए उतनी ही सक्सेसफुल हो जितना सक्सेसफुल आपका ये जो करियर है एज अ स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी। Your wishes are priceless. Thank you. थैंक यू सो मच चारू जी फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड हमारे शो का एक पार्ट बनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। Thank you. फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।